उसकी तमाम हरकतों सकनात पर उस वक्त वही एक ख्याल गालिब था कि इस रिकॉर्डर तोड़कर तुमने अपने हक में अच्छा नहीं किया। मैंने कुछ देर के तवक्कुफ के बाद मुलामत भर लहजे में कहा, हम तुम्हें छोड़ भी दें तो तुम कोस्टर के ड्राइवर से नहीं बच सकोगे। खतरनाक आदमी मालूम होता है। पूरी सूरत हाल जानने के बाद वो मार मार कर तुम्हारा भरकस निकाल देगा। हो सकता है कि गोली भी मार दे। बस तुम मुझे माफ कर दो, उसे मैं चक्कर दे दूंगा। मैं वादा करता हूं कि उसे तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगा। बात बिगड़ भी गई तो तुम्हारा नाम दरमियान में नहीं आएगा। गुलखुलासी की उम्मीद पैदा होती उसके चेहरे पर बहाली की लहर दौड़ गई और आवाज में भी ताजगी आ गई। तुम उसे क्या चक्कर दोगे? रिकॉर्डर तो टूट ही चुका है। गजाला ने गुफ्तगू में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। इसने चंद सानियों तक खामोश रहकर अपने ख्यालात को यकजा किया, फिर बताने लगा, मैं उसे बताऊंगा कि मैंने उसकी हदायत के मुताबिक 20 मिनट तक तुम्हारे कमरे से आने वाली आवाजें रिकॉर्ड की, फिर वापस चल दिया। वापसी पर मैं सर्विस रूम में ट्रे रखकर बाथरूम में गया था। शायद किसी ने इसी वक्त चायदानी से रिकॉर्डर उड़ा लिया। होटल में ऐसी छोटी मोटी चोरियां होती रहती हैं। वो कुछ भी नहीं कह सकेगा। मैं उसकी मफरूजा कहानी सुनकर हैरान रह गया। आदमी किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो बज़ाहिर परागंदगी में मुब्तला नजर आने के बावजूद उसका ज़हन अपने हक में मुसलसल काम करता रहता है। उसका मंसूबा वाकई सीधा साधा और बेदाग था। इसलिए मेरे जहन में एक नया ख्याल आया और मैंने कहा, चाहे तुम्हारा ये बहाना चल भी जाए मगर हमारी एक शर्त है। तुमने कोस्टर से आने वाले दोनों गोरों को देखा होगा? हाँ, उसने अपने सर को असबात में हिलाते हुए कहा। वो हाल में बैठे हुए हैं। बस तो तुम ड्राइवर से ये कहोगे कि तुमने वापसी पर ट्रेन सर्विस रूम में नहीं बल्कि इन दोनों के करीब वाली एक खाली मेज पर छोड़ दी थी। रिकॉर्डर वहीं से गायब हुआ है, मैंने कहा। उसकी आंखों से उलझन झांकने लगी। इस तरह तो ड्राइवर को इन गोरों पर शुबा होगा। वो भी इसी की कोस्टर में सफर कर रहे हैं। वो इससे पूछ बैठा तो मेरा क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। अव्वल तो वो इससे नहीं पूछेगा, पूछ लिया तो वो इनकार करेंगे। ड्राइवर तुमसे दोबारा रजू करेगा तो तुम कह सकते हो कि चोरी करने वाले इतनी आसानी से अपनी चोरी का एतराफ नहीं करते। ये ज्यादा से ज्यादा रात भर की बात है। जब कोस्टर यहां से रवाना हो जाएगी ये रात तुम टाल मटोल में गुजार सकते हो, चाहे तुम ड्राइवर को गोरों से लड़ाना चाहते हो। वो पुरख्याल लहजे में बोला। फिर उसने अपना सर झटकते हुए कहा, खैर मुझे इससे क्या है, ये तुम लोगों की बातें अपनी हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मुझे माफ करने का फैसला कर लिया है। तुम बहुत मेहरबान और नरम दिल आदमी हो। अब मैं जा सकता हूँ? मैंने सर की जुम्बई से उसे जाने की इजाजत दे दी। सुल्तान शाह ने उसका बाजू छोड़ दिया। वो तीर की तरह तपाई की तरफ गया और ट्रे उठाकर इतनी तेजी के साथ कमरे से गया जैसे उसे डर रहा हो कि ताखीर होने की सूरत में हम उसे दोबारा वहीं न रोक ले। तुम भी नीचे चले जाओ, मैंने सुल्तान शाह से कहा, और एलन के कुर्बो जवार में मंडलाते रहो। जब तक वो दोनों अपने कमरे में ना चले जाएं तुम ऊपर ना आना। हम इसी कमरे में रहकर तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। मेरे साथ तुम वीरा को भी किसी काम से रवाना करते तो मैं कोई सवाल किए बगैर तुम्हारा मतलब समझ जाता। सुल्तान शाह ने शौकी से कहा, वीरा यहाँ रहकर तुम्हारे रंग में भंग डालती रहेगी। तुम बहुत मरदूद और बेलगाम होते जा रहे हो। मैं उसकी बात काट कर गुराया। तुमने गजाला को अपनी मुंह बोली बहन बनाया हुआ है। इसके सामने तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। आती है मगर जरा कम कम। सुल्तान शाह अचानक ही मूड में आ गया। रिश्ते के एतबार से तुम मेरे मुंह बोले बहनोई भी हो। मुझे कुछ मजाक करने का हक भी हासिल है। वैसे भी हर जोड़े को किसी किसी वक्त। अब चुप रहो। वीरा ने उसे खामोश कर दिया। मैं तुम्हारे साथ नीचे चल रही हूँ, तुम नहीं जाओगी। मैंने गुस्सीले लहजे में एहतजाज किया। सुल्तान शाह को अकेला जाने दो। तुम बिला वजह नाराज हो रहे हो। वो मुझे पुचकारते हुए बोली, मैं खुद भी तुम्हें तखलिया फराम न करती, लेकिन ये बेचारा अकेला होगा तो किसी कटी हुई पतंग की तरह पूरे होटल में चकराता रहेगा। हम दोनों मिलकर इन बदमाशों की बेहतर निगरानी कर सकेंगे। तुम देख लो कि गजाला भी यही चाह रही है। किसी मासूम गाय की तरह सर झुकाए खामोश खड़ी हुई है। अब तुम दोनों आराम करो, मैं जा रही हूँ, टाटा। उसने फिजा में हाथ लहरा कर आंख मारी और सुल्तान शाह के पीछे नकासी के रास्ते की तरफ चलती। गजाला कोशिश के बावजूद कुछ कहने में कामयाब नहीं हो सकी। खुदा की पनाह, इनके चले जाने के बाद गजाला ने एक गहरा सांस लेकर दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और कभी मिलकर हमारी मिट्टी पलीत करके रखते थे। कुछ समझ में नहीं आता कि इनके दिलों में एक दूसरे के बारे में क्या ख्यालात मौजूद हैं। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, एक न एक दिन ये गुत्थी खुद ब खुद सुलझ जाएगी। मैंने मानी खेज नजरों से गजाला की तरफ देखते हुए आहिस्तगी से कहा, इन्होंने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है तो हमें भी उनको उनके हाल पर छोड़ना चाहिए ना। हमें इस फुर्सत को गनीमत जानकर कुछ आराम कर लेना चाहिए। तुम्हारे ज़हन पर हमेशा और हर वक्त आराम की धुन सवार रहती है। मैं तुम्हारे आराम का मतलब अच्छी तरह समझती हूँ। गजाला ने सर झुकाकर एक अदा से कहा और मैंने बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वो मेरी गिरफ्त से बच निकलने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी थी। मेरा इरादा भांपते ही उसने मचल कर निकल जाने की कोशिश शुरू कर दी। इसी वक्त दरवाजे पर तेज दस्तक हुई और मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। खुदा खैर करे, अब कौन आ गया? गजाला फिक्रमंदाना लहजे में कोले से बुड़बुड़ाई, तुम यही ठहरो, मैं देखता हूँ। मैंने सरगोशियाना अंदाज में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं दरवाजा खोलने से पहले इस्तफसार किया तो पता चला कि इस बार हाल में हमें खाना फराम करने वाला बहरा हमारे लिए कहवा लेकर आया था। मैंने एहतियात से दरवाजा खोल दिया और वो फौरन ही अंदर आ गया।
इतनी देर बाद तुम्हें कहवे का ख्याल आया है? मैंने बैरे से तेजी से कहा। हमारे दो साथी तवील इंतजार जो उकता कर बाहर जा चुके हैं, अब हम 4 प्यालियों का क्या करेंगे? साहब मैं माफी चाहता हूँ, उसने सर झुकाकर मुआज़त खान लहजे में कहा। किचन में हमारे एक साथी पर खोलते हुए दूध का बर्तन गिर गया था। सब लोग उसकी देखभाल में लग गए थे। इसका वो उज़र मुस्तरद करना आसान नहीं था, मगर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि खोलते हुए दूध का बर्तन गिरने का वाकया इत्तेफाकी नहीं था। किचन और होटल के अमले में जानबूझकर अफरा तफरी फैलाई गई थी ताकि सब लोग अपनी जगह छोड़कर झुलसने वाले कारकुन के गिर्द जमा हो जाएं और हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने वाले को इत्मीनान से अपना काम करने का मौका मिल सके। आने वाले बैरे ने ट्रे मेज पर रखकर नहायत अदब के साथ वो प्लेट मेरे सामने पेश कर दी जिसमें खाने का बिल रखा हुआ था। इस बिल में कहवे की रकम भी शामिल थी। होटल में हासिल किए जाने वाले कमरों का पेशगी किराया ट्रालरों की सूरत में अदा करने के नतीजे में मुझे खासी मकामी करेंसी वापस कर दी गई थी और वो बिल की रकम से काफी ज्यादा थी। मैंने जेब से वो सारी रकम निकाल कर गिनने के बाद प्लेट में डाली तो अपनी टिप का हिसाब लगाते ही उस बैरे की आंखें हर से पेशानी पर जा चढ़ी। वो मशीनी अंदाज में बार बार झुककर मुझे सलाम करने लगा। अपने दूसरे साथियों की तरह वो भी होलनाक जंग की हमा जहद तबाहकारियों को बहुत करीब से देख और भुगत रहा था और उसे उसरत और बदहाली के इस दौर में पैसे की कदर कीमत का खूब अंदाजा था। टिप मिलने के बाद उसने नाकदाना नजरों से कमरे का जायजा लिया और उस तरफ बढ़ गया जहां छोटे से केस रिकॉर्डर के टुकड़े बिखरे हुए थे। वो इस बहरे की मशरकियत थी कि तवक्का से ज्यादा टिप मिलने पर वो एहसान मंदी के जज्बे से जेर बार होकर अपने तयशुदा फराइज के अलावा दूसरा काम करने पर भी मादा हो गया। यही वाकया किसी आसूदा हाल मगरबी वेटर के साथ पेश आया होता तो वो टिप लेने के बाद शुक्रिया अदा करके वापस चल देता। इससे सफाई की फरमाइश की जाती तो वो खलीकाना मुस्कुराहट के साथ आगाह करता कि कमरों के फर्शी कालीन वगैरह की सफाई उसका फराइज मनसबी में शामिल नहीं है। वो बहुत ज्यादा बामुरव्वत होता तो बस इतना वादा जरूर कर लेता कि फौरी तौर पर मुतल्लिका सुपरवाइजर को कमरे की सफाई की जरूरत से आगाह कर देगा। मेरा नाम मुर्शिद खान है, मैं रात को यहीं सोता हूँ, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। रूम सर्विस वाले मुझे नींद से जगा देंगे। सफाई और बाथरूम के जायजे से फारिग होने के बाद उसने अदब से कहा। इस दौरान में हम दोनों कहवा पी चुके थे। हमारी कोस्टर के ड्राइवर की यहाँ बहुत जान पहचान मालूम होती है। वो अमले से बहुत घुल मिलकर बातें कर रहा था। मौका पाकर मैंने उससे अपने मतलब की बात छेड़ दी। क्या वो जलालाबाद का रहने वाला है? रोशन खान हरात का रहने वाला है। वो जब भी तूर खम की तरफ जाता है तो अपने कोस्टर के मुसाफिरों को इसी होटल में लाता है। इसे गर्मियों में ठंडा और जाड़ों में गर्म कमरा दिया जाता है। मुफ्त कमरे के अलावा इसके सारे अखराजात भी होटल के जिम्मा होते हैं। हम लोगों से उसके गहरे दोस्ताना मरासिम में, मुर्शिद खान ने बताया। वो कोस्टर चलाने के अलावा कोई और काम भी करता है? मैंने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। मुर्शिद खान के चेहरे पर तजब्जुब की अलामात नजर आई। चंद सानियों की हिचकिचाहट के बाद वो बोला, कहानियां तो बहुत सी हैं लेकिन इस बारे में किसी को ज्यादा मालूम नहीं है। बस ये सुनने में आया है कि मुर्शिद खान पैसे लेकर मुखबरी करता रहता है। इसी वजह से इस खराब दौर में बहुत खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुखबरी? मैंने हर से दुहराया। वो किसके लिए और किसकी मुखबरी करता है? पता नहीं। वो गैर इरादी तौर पर अपनी गिरदोपेश का जायजा लेते हुए बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं, ये सुनी सुनाई बात है। क्या बता, क्या उसने तुमको परेशान करने की जरूरत की है? आखिरी सवाल उसने चौंक कर किया था। अरे नहीं, मैंने बेपरवायाना हंसी के साथ कहा। बेचारा हमें क्यों सजाएगा? दरअसल मैंने 2 अफगानियों को उसके बारे में बातें करते सुना था। उसकी तरफ से बड़े परेशान थे। अगर तुम कुछ नहीं जानते तो लानत भेजो, हमें इससे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी चालबाजियों से 4 पैसे ईंट लेता है तो ये उसका अपना फेल है। साहब एक बात बता दूं, वो दर्दाना लहजे में बोला, यहाँ अफगान बहुत मक्कार होते हैं। तुम्हें मालूम ही होगा कि हर जगह सभी लोग अच्छे या बुरे नहीं होते। तुम जब तक इस सराय पर हो भूल कर भी मकामियों के किसी झगड़े में नहीं पड़ना। 12 ऐसा हुआ है कि मकामियों के झगड़े में किसी एक फरीक से हमदर्दी जताने वाले गैर मुल्की अपनी सारी पूंजी से महरूम हो गए। इस मौका पर लड़ने वाले अफगान अपना झगड़ा भूलकर किसी जोंक की तरह अपने सालिस से चिमट जाते हैं। तक्कम पेल और मार धाड़ के चंद लम्हों में ही जब सालिस के औसान बहाल होते हैं तो उस पर इंकिशाफ होता है कि वो लुट चुका है। मुसलसल बेरोजगारी और फाकाकशी से तंग आए हुए लोगों ने अपनी जरूरियात पूरी करने की नीयत से नित नए तरीके ईजाद कर लिए। ऐसे धोखेबाजियों में वो अपनी औरतों तक को शामिल करने में आर नहीं समझते। तो क्या औरतें भी ऐसी वारदातों में लूट मार करती हैं? इस इंकिशाफ पर गजाला हैरान हुए बगैर नहीं रह सकी। इनके चक्कर और होते हैं। मुर्शिद खान ने टालने वाले अंदाज में कहा, वो बुरी बातें हैं, यही तो जिंदगी के तजुर्बात होते हैं। तुम खुलकर बताओ औरतें किस तरह लूटती हैं? उसने शिकस्त खोरदा अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मेरे जानने वाले कई आदमी ये शर्मनाक काम कर रहे हैं। वो अपने पेट के जहन्नुम भरने के लिए दोजक कमाने पर मजबूर हो गए। वो अपनी औरतों की तरफ से चशम पोशी करते हैं और उनकी औरतें मासूमियत से लोगों को वर्गलाकर अपने ठिकाने पर ले आती हैं। अचानक इसका कोई असलिया बरदार मर्द पहुंच जाता है और अपनी गैरत और हमीयत के जोर पर दोनों को गोली से उड़ा देने पर तुल जाता है। गैर मुल्की कितने भी जिगर वाले हों और जोरावर हों, अजनबी जमीन पर अपना हौसला खो बैठते हैं और बहुत खामोशी के साथ अपनी जेबें खाली करके बेनीलो मराम वापस लौट जाते हैं। वारदात के इस नए तरीके से लोग बाहरी रुपया कमा लेते हैं
और इनकी औरतों की इज्जत व असमत भी महफूज रहती है। लेकिन राजनी और लूटमार की ऐसी वारदातें करने वाले खुशहाल नहीं हैं। इनकी लूटी हुई लंबी लंबी रकमें कहाँ जाती हैं? मैंने हैरत से पूछा। इन्हें रोज रोज शिकार नहीं मिलता, हर तरफ फैली हुई जंग और इसकी वजह से यहाँ खुशहाल गैर मुल्कियों का आना जाना भी खत्म हो गया। कभी कभार कोई भूला भटका मुसाफिर आ निकलता है तो उसकी दुर्गत बना दी जाती है। यहाँ रूस से लड़ने वालों के सफों में भी बहुत से गैर मुल्की शामिल हैं, उनमें हर तरह के लोग हैं। कई बार लड़कियों ने गलत फहमी में उन नजरबाजों को भी घेरने की कोशिश की, लेकिन आखिर में पता चला कि वो खुद कंगाल होते हैं और लूट के माल पर गुजारा करते हैं, जिसे वो माले गनीमत करार देते हैं। कौमों की तारीख में ऐसा कड़वा वक्त आता ही रहता है। ऐसे हालात से मायूस नहीं होना चाहिए। काश ऐसा हो सके। उसने सर झुकाकर कहा और मेरा इशारा समझकर बोझल कदमों से दरवाजे की तरफ चल दिया। खुदा का शुक्र है कि वो टल गया। उसके चले जाने के बाद गजाला ने इत्मीनान का एक गहरा सांस लेकर कहा, इसकी बातों में तुम्हारी हद से बड़ी हुई दिलचस्पी देखकर मुझे खदशा होने लगा था कि तुम सारी रात इसी के साथ बातों में गुजार दोगे। वीरा और सुल्तान शाह को गए हुए खासी देर हो गई है, हमें उनकी भी खबर लेनी चाहिए। वो दूध पीते बच्चे नहीं है, खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं। तुम्हें उनकी फिक्र में दुबला होने की जरूरत नहीं, तुम वैसे ही बहुत नाजुक सी लगती हो। मैंने उठकर अपना एक बाजू उसके कमर के गिर्द डाल दिया। अब फुर्सत के बाकी लम्हात हम आपस की बातों में गुजारेंगे। क्या पता जिंदगी में दोबारा इधर आना नसीब भी होता या नहीं। दूर बैठकर शराफत से बात करो, गजाला ने मुझे धकेलते हुए खिसियानी हंसी के साथ कहा। मैं उसे उस शराफत की हदूद के बारे में कुछ बताने का इरादा कर ही रहा था कि कुलनाक धमाके से हमारे कमरे का फर्श लर्ज उठा और कमरा तारीकी में डूब गया। गजाला सहम कर मेरे सीने से लग गई। वो किसी ताकतवर बम का धमाका था जो होटल के कुर्बो जवार में हुआ था। अगर होटल की इमारत को निशाना बनाया गया होता तो इसका मलबे के ढेर में तब्दील होना यकीनी था। धमाके के साथ ही बाहर से मुतअद्दिद खौफजदा चीखों का शोर सुनाई दिया, फिर राहदारी में दौड़ते हुए कदमों का शोर गूंजने लगा। साथ ही शहर के किसी हिस्से से फायरिंग का शोर भी उभरने लगा। वो तमाम वाकयात तवातर से होते चले गए। बरकी रो की फराहमी का सिलसिला बदस्तूर मुनक़ता था। मैं गजाला को अपने पीछे लेकर संभलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि बाहर निकलकर उस नागाहानी उफ़साद के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं। मैंने दरवाजा खोला तो राहदारी घूर अंधेरे में डूबी हुई थी और इक्का दुक्का दहशतज़दा मुसाफिर राहदारी में दौड़ रहे थे। भागने वालों की दहशतज़दा आवाज़ों में निस्वानी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। खौफ दहशत के आलम में वो सब अपनी मादरी जुबान में बोल रहे थे, इसलिए मेरे पल्ले न पड़ सका कि वो क्या कह रहे थे। मैंने अपना धड़ बाहर निकाला ही था कि दीवार के साथ दौड़ता हुआ एक भारी वजूद मुझसे टकराया और चीखता हुआ पीछे उलट गया। मैं घबराकर फौरन ही अंदर सिमट गया और फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे डर था कि कहीं मुझसे टकराने वाला लड़ने मरने पर आमादा न हो जाए। चंद सानिये इसी तरह गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। वहां नफसा नफसी का आलम था। किसी को अपने सर पैर तक का होश नहीं था तो टकराने वाला मुझे कहां तलाश करता। मैं दोबारा दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर निकलने के बजाय अंदर ही रुका रहा। यहाँ क्यों बढ़कर खड़े हो गए हो, बाहर निकलो ना। गजाला मेरी पसलियों में टोहका देकर मनमनाई। इस वक्त बाहर निकले तो किसी बदहवास अफगान की जद में आकर हम अपना हाथ मुंह तुड़वा बैठेंगे। इस मंजिल पर ज्यादा लोग नहीं है, थोड़ी देर में राहदारी साफ हो जाएगी तो इत्मीनान से बाहर निकलेंगे। मैंने मुड़कर कहा, तुम इन भयानक लम्हात में भी इत्मीनान की बात कर रहे हो? गजाला की आवाज से बेयकीनी मुतरशिद थी। तुम भूल रही हो कि इस वक्त हम जंग की जद में आए हुए एक शहर में फंसे हुए हैं। यहाँ ऐसे धमाके होते रहते होंगे। चिकासराय से आने वाले बिलाशुबा दहशतज़दा हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि छापा मारों ने होटल से मुलक्का इलाके में कोई तकरीबी कार्रवाई की है। यह अंधेरा भी इसी कार्रवाई का शाखसाना मालूम होता है। थोड़ी देर में राहदारी वीरान होगी। वहां किसी मुतनफ़िस या आवाज का कोई सुराग बाकी नहीं रहा था। मुसाफिरों की फैलाई हुई अफरा तफरी में होटल का अमला भी वो फ्लोर छोड़ गया था। मैं गजाला का हाथ थाम कर तारीख राहदारी में रिंग गया। हम दोनों दीवार के सहारे टटोलते हुए आगे बढ़ते रहे। कई जगह भागने वालों के छोड़े हुए जूते और दीगर चीजें हमारे पैरों से टकराई, मगर हम अपनी मोहतात रवि की वजह से किसी हादसे से दो चार होने से बच रहे। हम जीने तय करके नीचे पहुंचे तो होटल में पहले हुए घूर अंधेरे में चंद लाइटर्स और दिया सलाइयों की यरकान ज़दा रोशनियां कांप रही थी। होटल की बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर भी मुकम्मल तारीकी का राज था। बरकी रो की फराहमी में पैदा होने वाले खलल से काफी बड़ा इलाका मुतासर मालूम हो रहा था। गजनी होटल में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां बैक वक्त इतने आदमी समा सकें, इसलिए वो भीड़ रेस्टोरेंट के हाल में जमा हो गई थी। लोग मेजों के दरमियान टोलियों की शक्ल में जमा थे। हमारे पहुंचने तक होटल के अमले ने चंद मेजों पर मोमबत्तियां रोशन कर दी और कोई ऊंची आवाज में कुछ बोलने लगा। फिर बोलने वाला एक मेज पर चढ़ गया। वो होटल का मैनेजर था। उसके हाथों के मुसलसल और खुशामदाना इशारों से जाहिर हो रहा था कि वो पश्तों में सब लोगों से मेजों के गिर्द बैठ जाने की अपील कर रहा था, लेकिन मजमा पर उसकी अपीलों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बाहर से आने वाली फायरिंग की आवाजों से मुतवहिश थे। इसी अस्ना में मुझे एलन की झलक नजर आई और मैं भीड़ में रास्ता बनाकर धीरे धीरे उसकी तरफ खिसकने लगा। लेकिन इसी वक्त गजाला ने मुझे रोक लिया। उसके इमा पर मैंने दाहिनी तरफ देखा तो होटल के दूर उफ्तादा सिरे पर वीरा सुल्तान शाह दीवार से लगे नजर आए।
मोमबत्तियों की नाकाफी रोशनी में उनके चेहरों से किसी परेशानी का इजहार नहीं हो रहा था। मैंने फौरन ही अपना रुख बदल लिया और उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। हमारे उन तक पहुंचने से पहले ही होटल के अंदरूनी हिस्से में रोशनी नजर आई, जो बतदरीज तेज और वाज़ेह होती चली गई। फिर होटल के 2 मुलाजमीन अपने सरों पर पेट्रोमैक्स लैंप लिए नमूदार हुए और तारीख हाल का गोशा गोशा मुनव्वर हो गया। वो दोनों रोशन लैंप ऊंची और मुनासिब जगहों पर रख दिए गए। मैनेजर थक हार कर मेज पर से उतर गया था। इक्का दुक्का अफगान मर्द और सहमी हुई खवातीन कुर्सियों पर बैठ गए थे, लेकिन बेशतर मर्द खड़े हुए तबादला ख्याल में मसरूफ थे। पेट्रोमैक्स लैंप आते ही वीरा ने हमें देख लिया और हम चारों उस समत की आखिरी मेज के गिर्द जम गए। ये जलालाबाद में अहम वाकयात की रात मालूम होती है। बैठने के बाद वीरा बुड़बुड़ाई, किन वाकयात की बात कर रही हो? गजाला ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। बेचारी मेरी कही हुई बात उगल रही थी। इससे पहले सुल्तान शाह बोल पड़ा। मैनेजर अभी मेज पर चढ़कर पश्तों में तकरीर कर रहा था। इसका ख्याल है कि मुजाहमत करने वालों ने एरिया वार कौंसिल पर कोई बड़ी कार्रवाई की है। वो लोगों से पुरस्कून रहकर होटल की हदूद में ठहरे रहने की अपील कर रहा था। इसका कहना है कि इस वक्त जो भी बाहर नजर आया और वो दोनों में से किसी फरीक के हाथों भून डाला जाएगा। इसे कैसे पता चला कि एरिया वार कौंसिल पर कार्रवाई की गई है? मैंने पूछा। नाम से तो ये कोई सरकारी इदारा मालूम होता है। हो सकता है कि इस पर भी रूसी काबिज हो। वो क्या है, इस पर कौन काबिज है, ये मेरे इल्म में नहीं है। मैनेजर का कहना है कि होटल को इस सब स्टेशन से बिजली फराम की जाती है जो एरिया वार कौंसिल की इमारत के अहाते में वाक़ है। धमाके के साथ बिजली गायब होने की वजह से इसे शुबा है कि इस इमारत के किसी हिस्से को उड़ा दिया गया है। मैनेजर इस सड़बूंग से खासा बुखलाया हुआ है। उसे घेर कर इधर लाओ ताकि मजीद कुछ मालूमात मिल सके। मैंने कहा, इससे जरा सी हमदर्दी जताकर तुम इसे अपना दोस्त बना सकते हो। पूरी भीड़ में वो अकेला होकर रह गया है। मुकद्दर आजमाई की लेता हूँ। सुल्तान शाह ने मुस्कुराते हुए कुर्सी छोड़ दी। मेरा ख्याल है कि जो कुछ हुआ है वो हमारे हक में बेहतर है। उसके चले जाने के बाद वीरा ने तफक्कुर में लहजे में कहा, बम इसी होटल में पटा होता तो हमारे हक में ज्यादा बेहतर होता। मैंने जल कर कहा, बाजुकात तुम जरा सी बात पर चिढ़ जाते हो। तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि एलन ने थोड़ी देर पहले होटल में फैक्स मशीन की मौजूदगी के बारे में दरियाफ्त किया था। उसके बाद वो दोनों कुछ लिखने में मुनहमिक हो गए थे। धमाके की वजह से इनका काम अधूरा रह गया। अब जब तक बिजली नहीं आ जाती वो फैक्स मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाहर निकलने के खतरात के बारे में मैनेजर बता ही चुका है। शहर की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ लड़ने वालों का राज है। वो किसी को भी देखते ही बाढ़ पर रख लेंगे। तुम ठीक कह रही हो, मगर वो इतने अहमक नहीं है कि बिजली बहाल होने का इंतजार करते हुए वक्त गुजार दें। वो फोन पर भी अपने लोगों से राब्ता कर सकते हैं। फोन का बिजली से कोई ताल्लुक नहीं होता। गजाला ने जवाब दिया। फिर दिल अवेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी अकल काम कर रही है तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि धमाके से टेलीफोन की लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है। गजनी होटल के तीनों फोन बेचान हो चुके हैं। बाहर की सूरत के बारे में मैनेजर किसी से कोई राब्ता नहीं कर सका। अंधेरा छटने से पहले कुछ मालूम नहीं हो सकता कि एरिया वार कौंसिल पर क्या गुजरी है। वो इतला वाकई अहम थी। बिजली बहाल हो भी जाती तो फोन नाकारा होने की वजह से किसी से कोई राब्ता नहीं किया जा सकता था। इस सूरत से हमें सरासर फायदा ही था। अगली सुबह हम होटल से रवाना हो जाते और इन दोनों को हमारे बारे में किसी को बाखबर करने का मौका ही नहीं मिल पाता। अगली रात अंधेरे में सरहद पार कर लेने के बाद हम उन्हें जुल देकर गायब हो जाते और वह महरूमी के आलम में अपने सर पीटते रह जाते। रोशनी हो जाने के बाद लोग कुर्सियों पर बैठ गए थे, लेकिन उनके खौफ और इस्तराब में कोई कमी नहीं आ सकी थी। इस भीड़ में कई चेहरे ऐसे भी थे जो कोस्टर में हमारे हम सफर नहीं थे। मेरा ख्याल था कि वो लोग हमारी आमद से कबल इस अकामती होटल में मुकीम रहे होंगे। आखिरकार हमें सुल्तान शाह अपनी तरफ लौटता हुआ नजर आया। होटल का मैनेजर उसके साथ था। एलन और पीटर भी उन दोनों के पीछे पीछे चले आ रहे थे। उन दोनों बदमाशों को आता हुआ देखकर मेरा माथा ठिनक गया। आने वाले खाली कुर्सियां लेकर हमारी मेज के गिर्द आ गए। हमने पीछे से कर दायरा बना लिया। इस भयानक सूरत हाल के बारे में हम बिल्कुल अंधेरे में हैं। एलन ने बैठते ही वजाहत पेश कर डाली। यहाँ सारी गुफ्तगू मकामी जुबान में हो रही है। अभी सुल्तान शाह ने हमें थोड़ी बहुत मालूमात फराम की है। हम मजीद मालूमात हासिल करने की उम्मीद में यहाँ आए। पैसे भी हम सब एक ही किश्ती बल्कि कोस्टर के सवार है। मुझे यकीन है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। उसने अपने मुद्दा के इजहार के लिए बिगड़ी हुई उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी भी इस्तेमाल की थी। अगर तुम उम्मीद से हो तो ये कौन सा महीना है? वीरन उसे घूरते हुए खालिस उर्दू में पूछा। नवा, एलन ने हैरानी से कहा। लेकिन उम्मीद का महीने से क्या ताल्लुक है? कोई उम्मीद से हो तो उसकी उम्मीद नवे महीने से पहले बर नहीं आती। वीरन इतनी बरजस्तगी से जवाब दिया कि होटल का मैनेजर मुजमहल और परेशान होने के बावजूद बेसाख्ता हंस पड़ा। कमाल है कि तुम लोग ऐसे संगीन माहौल में भी ऐसा मजाक कर रहे हो। वो तारीफी लहजे में पूरी बात समझ में आने के बाद एलन भी किस्याई हुए अंदाज में हंसने लगा और थोड़े फासले पर बैठे हुए खौफजदा अफगान यूं चौंक कर उसे घूरने लगे जैसे उन्हें इसके ज़हनी तवाजुन पर शुबा हो रहा हो। वीरा ने फौरन ही एलन को टोक दिया। आप दांत बंद करके बैठो ताकि हम बातचीत करके मौजूदा सूरत हाल के बारे में कोई राय कायम कर सके। हमारे कुर्बो जवार में बैठे हुए लोग तुम्हें हैरत और गुस्से से घूर रहे हैं। इस साल में पेट्रोमैक्स लैंप की रोशनी
फैल जाने के बाद बाहर फैला हुआ अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा और हैबतनाक नजर आने लगा था। रात को मुहिब सन्नाटे में उभरने वाली फायरिंग की आवाजें बददस्तूर फिजा में मौत के आसेवी नगमों की तरह गूंज रही थी। हमारी मेज के गिर्द बैठे हुए अफराद के अलावा बकिया सब लोग इस सूरत हाल से फिक्रमंद नजर आ रहे थे। वो धमाका कैसा था? जमूद तोड़ने के लिए मैंने मैनेजर से सवाल करने में पहल की। वो कोई बहुत ताकतवर बम था। मैनेजर सिगरेट का एक गहरा कश लेने के बाद बोला, मेरा ख्याल है क्या रात एरिया वार कौंसल को निशाना बनाया गया है। मुजाहमत करने वाले एक मुद्दत से इस इमारत के दुश्मन है। मैं किसी और से भी यही बात सुन चुका हूँ। मैंने गहरी दिलचस्पी के साथ कहा, यह एरिया वार कौंसल क्या भला है? इसका असल नाम फ्रेंडशिप हाउस है। मैनेजर ने अपनी कुर्सी में पहलू बदलते हुए कहा, वो कई एकड़ रकबे पर फैली हुई इमारत पर मुश्तमिल है। गड़बड़ शुरू होने से पहले वहां रूसी कौंसलेट के दफातर हुआ करते थे। बाद में वहां एरिया वार कौंसल का मरकजी दफ्तर कायम कर दिया गया। कौंसल इस इलाके में जंगी कार्रवाइयों को कंट्रोल करती है। हर वक्त 1800 रूसी फौजी रहते हैं। शुमाल से आने वाले रूसी फौजी दस्ते चंद रोज तक वहां आराम करने के बाद अंदरूनी इलाकों का रुख करते हैं। वहां के सख्त हिफाजती इंतजाम की वजह से आज तक कोई तकरीबी कार्रवाई कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन मालूम होता है कि आज मुजाहम फौज का वार कामयाब रहा है। रूसी फौजी काहिल और आराम तलब होने के बावजूद बहुत मुंतकिमुल मिजाज है। इस वक्त वो अपने सामने आने वाले हर अफगान को भून डालेंगे। अगर उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो जलालाबाद के बासियों के लिए आने वाले चंद रोज बहुत भारी होंगे। महज शुबे की बिना पर हमारे बेशुमार नौजवान मार दिए जाएंगे।